ऑफ कोर्स हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। कुछ बहुत सीरियस ऑफेंसेस के लिए, जैसे डकैती जो हथियारबंद लोगों का ग्रुप करता है, या देश के खिलाफ जंग छेड़ना, इनकी सिर्फ तैयारी करना भी अपने आप में एक क्राइम है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमाल का काम किया, एक गेम चेंजिंग इंटरप्रिटेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। और यहाँ पे आके बात थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि कानून की नजर में आप और बिजनेस एक ही हो तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है? हेलो एवरीवन, चलो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वर्ड तो आपने पहले भी सुना होगा, राइट? अपनी सोशल साइंस की बुक्स में, छोटी क्लासेस में। बट आज हम इसको एक अलग एंगल से, लॉ के एंगल से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद अ सिंपल आइडिया। सोचो, हम सबको डेवलपमेंट कितना पसंद है ना? हमें नई बिल्डिंग्स चाहिए, बेटर रोड्स, फैक्ट्रीज। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रो करे। बट कभी सोचा है इसकी कीमत क्या है? व्हाट्स द कॉस्ट वी आर पेइंग? ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस की रेस में इतने आगे निकल गए कि हमने अपने एनवायरनमेंट, अपनी इकोलॉजी को कहीं पीछे ही छोड़ दिया। तो सवाल ये है, क्या हम अपने विकास के लिए एनवायरनमेंट को दांव पर लगा रहे हैं? और यही है इस चैप्टर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। देखो, एक तरफ है डेवलपमेंट, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जॉब्स चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है इकोलॉजी। हम रोज इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी नदियां गंदी हो रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, सब पर असर पड़ रहा है। तो द बिग क्वेश्चन इज, कैन दे कोएग्जिस्ट? क्या इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया जा सकता है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो इसको आराम से समझते हैं। ये डेफिनेशन जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 1987 में यूनाइटेड नेशंस ने दी थी, और इसका सिंपल सा मतलब है एक बैलेंसिंग एक्ट। ऐसा डेवलपमेंट करो, ऐसी प्रोग्रेस करो जो हमारी यानी प्रेजेंट जनरेशन की जरूरतों को तो पूरा करे, बट आने वाली जनरेशन के हक को, उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। इसको और सिंपल तरीके से समझो। मान लो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पानी है, फॉरेस्ट्स हैं, मिनरल्स हैं। हमें इनको ऐसे वाइजली, ऐसे जुडिशियसली यूज करना है कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही जाएं, पर हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक हेल्दी प्लैनेट और सफिशिएंट रिसोर्सेज छोड़कर जाएं। पता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा टर्म है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। मतलब इक्विटी बिटवीन जनरेशंस। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम आज सब कुछ यूज करके खत्म कर दें और फ्यूचर जनरेशंस के पास कुछ बचे ही ना। आप देखो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कोई एक दिन में नहीं आया। इट वॉज़न्ट अ सडन थिंग। इसके पीछे पूरी एक ग्लोबल जर्नी है, अ ग्लोबल अवेकनिंग। इसकी शुरुआत हुई 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। ये पहली बार था, आई रिपीट, पहली बार जब दुनिया के सारे लीडर्स एनवायरनमेंट के इशू पर बात करने के लिए एक साथ आए। फिर जैसा हमने देखा, 1987 में इस कॉन्सेप्ट को ऑफिशियल डेफिनेशन मिली ब्रंटलिन रिपोर्ट में। और फिर आया एक मेजर टर्निंग पॉइंट, 1992 का रियो अर्थ समिट, जहां एक पूरा ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आया 2015 में। इस साल यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या जिनको हम प्यार से SDGs कहते हैं। ये क्या है? सोचो, ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है, एक शेयर्ड प्लान है पूरी दुनिया के लिए। टारगेट क्या है? 2030 तक पॉवर्टी खत्म करना, अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, और ये इंश्योर करना कि सभी लोग पीस और प्रॉस्पेरिटी में जिए। अब आप सोच रहे होंगे, सर 17 गोल्स कैसे याद होंगे? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? डोंट वरी, आई हैव अ सुपर इजी ट्रिक फॉर यू। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट जरूर कर लेना। ट्रिक ये है, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, 3 कपूर, 2 लहसुन, 2 प्याज। फनी है ना? बट इसमें हर लेटर का एक मतलब है। जैसे P फॉर नो पॉवर्टी, H फॉर जीरो हंगर, दूसरा H फॉर गुड हेल्थ, और ऐसे ही आगे। इजी राइट? ये तो बस कुछ स्टार्टिंग के गोल्स हैं। द मेन आइडिया क्या है? एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सबके लिए शांति हो, खुशहाली हो। और एक चीज नोटिस करो, ये गोल सिर्फ पेड़ पौधे या एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका फोकस पॉवर्टी खत्म करने पर है, हंगर मिटाने पर है, सबको क्वालिटी एजुकेशन देने पर है, जेंडर इक्वालिटी लाने पर है। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर अ बेटर सोसाइटी। ओके, अभी तक हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे थे। नाउ लेट्स ब्रिंग दिस स्टोरी होम टू इंडिया।
हमारे देश में अचानक से एनवायरमेंटल लॉज पर इतना ज्यादा फोकस क्यों होने लगा? ऐसा क्या हुआ? वेल, द रीजन वॉज अ ट्रेजेडी, एक बहुत ही भयानक हादसा, द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये दुनिया के सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक था। इस एक इवेंट ने, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इट वॉज अ पावरफुल वेकअप कॉल फॉर अस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद और स्पेशली भोपाल ट्रेजेडी के बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि हमें अब स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को अब हम हल्के में नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया? हमने अपने सबसे बड़े कानून द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें ही चेंजेस किए, उसमें ही एनवायरनमेंट के लिए प्रोविजंस ऐड थे। मोस्टली ये सब हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। तो हमारा ये जो लीगल शील्ड है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर टिका है। इसको ध्यान से समझो। नंबर 1, आर्टिकल 21, ये हमारा यानी हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। नंबर 2, आर्टिकल 48A, ये स्टेट यानी गवर्नमेंट पर एक ड्यूटी डालता है। एंड नंबर 3, आर्टिकल 51AG, ये हम सब पर एज सिटीजन्स एक फंडामेंटल ड्यूटी लगाता है। तो देखो, राइट, स्टेट्स ड्यूटी एंड सिटीजन्स ड्यूटी, तीनों कवर हो गए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमाल का काम किया, एक गेम चेंजिंग इंटरप्रिटेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। नो, इट मीन्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। और सोचो, क्या डिग्निटी के साथ जीना एक गंदे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए राइट टू अ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ का ही पार्ट माना गया। कितना ब्रिलियंट कनेक्शन है, राइट? फंडामेंटल राइट्स और इकोलॉजी दोनों जुड़ गए। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक सॉलिड फाउंडेशन रख दी, बट हमें स्पेसिफिक लॉज भी तो चाहिए थे, राइट? पोल्यूशन जैसे कॉन्क्रीट इश्यूज से डील करने के लिए ऐसे लॉज जो ग्राउंड लेवल पे काम करें। और इन्हीं न्यू लॉज के जरिए हमने अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो वादे किए थे, उनको भी पूरा किया। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक 2 साल बाद 1986 में हमारा पार्लियामेंट एक बहुत पावरफुल एक्ट लेकर आया, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला क्यों? क्योंकि जैसे एक छाता हमें बारिश से बचाता है, वैसे ही ये एक अकेला एक्ट बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर करता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी पावर्स देता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस अम्ब्रेला एक्ट के अलावा हमारे पास और भी स्पेसिफिक लॉज हैं। जैसे पानी के पोल्यूशन के लिए है द वाटर एक्ट, हवा के पोल्यूशन के लिए है द एयर एक्ट, और एक बहुत ही जरूरी लॉ है 2010 का NGT एक्ट। इसने तो एक स्पेशल कोर्ट ही बना दिया, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनका काम ही यही है कि एनवायरनमेंट से जुड़े केसेस को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, लॉज तो बन गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून हैं, बट द रियल क्वेश्चन इज, इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इनको एनफोर्स कौन करेगा ऑन द ग्राउंड? वेल, इसके लिए हमारे पास हैं स्पेशल बॉडीज। इन्हें हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज, क्योंकि इन्हें पार्लियामेंट ने एक स्टैच्यूट यानी एक एक्ट के अंडर बनाया है। इनमें से 2 मेन बॉडीज हैं। एक है CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पूरे नेशनल लेवल पे काम करती है, और दूसरी है SPCB यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हर स्टेट के लिए होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही बॉडीज, CPCB हो या SPCB, इनको बनाया गया था वाटर एक्ट 1974 के अंडर, लेकिन आज इनके पास एयर एक्ट और दूसरे एनवायरमेंटल लॉज के अंडर भी पावर्स हैं। सो दे वर बॉर्न अंडर द वाटर एक्ट, बट नाउ दे हैव वाइडर पावर्स। तो ये बोर्ड्स करते क्या हैं? क्या इनका काम सिर्फ फैक्ट्रीज पर नजर रखना है? नहीं, इनका रोल बहुत बड़ा है। ये गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पर एडवाइस करते हैं। ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमारे पानी और हवा की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू होने से पहले उसे इनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना पड़ता है। बिना NOC के नो इंडस्ट्री। तो हमने पूरी जर्नी देखी, कैसे ग्लोबल प्रॉब्लम से शुरुआत हुई, इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई, फिर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, नए लॉज बने, CPCB और SPCB जैसी बॉडीज बनी, पूरा एक सिस्टम तैयार है। लेकिन लॉज और सरकारी बॉडीज अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। द रियल चेंज, असली बदलाव हमारे एक्शन से आएगा, आपके और मेरे एक्शन से। तो अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज योर रोल इन दिस? आपका क्या रोल है? सोचो, एक छोटा सा स्टेप, प्लास्टिक का यूज कम करना, पानी बचाना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, ये छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। सो आई लीव यू विद दिस थॉट,
What's that one green habit you're going to start from today? हेलो स्टूडेंट्स, सोच लीजिए आपके पास एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है, जबरदस्त। लेकिन फर्स्ट कस्टमर के बारे में सोचने से पहले भी एक बहुत बहुत क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है। आपका बिजनेस लीगली किस फॉर्म का होगा? ये चॉइस आपके पैसे, आपके रिस्क और आपके फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। हर बिजनेस को, चाहे वो छोटी सी स्टार्टअप हो या एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन, उसे एक लीगल आइडेंटिटी, एक पहचान देनी पड़ती है। कानून की नज़र में उसकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए। तो सही फॉर्म कैसे चूज करें? आइए एक जर्नी पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी में बदल जाता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अक्सर सफ़र एक अकेले इंसान से शुरू होता है, एक वन पर्सन आर्मी जिसके पास एक विजन है, और ये हमें ले जाता है हमारे सबसे पहले और सबसे सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर पे, द सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा नाम वैसा काम। सोल का मतलब ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। ऐसे बिजनेसेस आप हर जगह देखते हैं। आपके पास के किराने की दुकान, कॉर्नर वाला कैफे या कोई फ्रीलांस डिजाइनर जो घर से काम कर रहा है। ये बहुत सिंपल और अट्रैक्टिव सेटअप है क्योंकि सारे प्रॉफिट्स आपके, लेकिन सारे रिस्क्स भी आपके ही हैं। और यही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में समझनी है। लीगली आप ही बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं है। ऐसे सोचिए, बिजनेस आपका ही एक एक्सटेंशन है, जैसे आपका हाथ या पैर। उसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। और यहाँ पे आके बात थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि कानून की नज़र में आप और बिजनेस एक ही हो तो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि अगर बिजनेस फेल हुआ और उस पे कर्जा है तो क्रेडिटर्स आपके पर्सनल एसेट्स, मतलब आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सेविंग्स, सब पर हाथ डाल सकते हैं। एवरीथिंग इज एट रिस्क। लेकिन अब क्या होता है जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है? आपको शायद और पैसा चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए या किसी से आइडियाज डिस्कस करने हैं। तो आप सोचते हैं कि किसी दोस्त या को फाउंडर के साथ टीम अप कर ले। और यहाँ एंट्री होती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं। अब देखो, आगे जाकर झगड़े ना हो, इसलिए सारी चीजें एक लीगल डॉक्यूमेंट में लिख ली जाती हैं, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये अग्रीमेंट आपकी रूल बुक है। कौन क्या करेगा, प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे और अगर कोई छोड़ना चाहे तो क्या होगा। और एक चीज नोटिस करो जो बिल्कुल सेम है। यहाँ भी कानून बिजनेस को एक अलग पर्सन की तरह नहीं देखता। कानून के लिए पार्टनर्स ही बिजनेस है, वो अभी भी लीगली एक ही हैं और इसके काफी बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। ये जो लाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ये सिर्फ एक अच्छा कोट नहीं है। पार्टनरशिप में ये कानून है। इसका मतलब है कि अगर आपके पार्टनर ने कोई बिजनेस गलती की जिससे बहुत पैसों का नुकसान हुआ, तो आप दोनों उस पूरे कर्जे के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल हो और पहले की तरह लाइबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है। आपके पर्सनल एसेट्स अभी भी रिस्क पर हैं, पर अब किसी और की गलती की वजह से भी। तो बिजनेस तो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात शायद आपको रात को सोने नहीं दे रही। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी सेविंग्स को बिजनेस के रिस्क से कैसे बचाएंगे? और ये हमें लाता है इस सफर के गेम चेंजर पर। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी की प्रॉब्लम का सल्यूशन। अब हम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जरूरी सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि अब कानून आपके बिजनेस को एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। वो आपसे अलग है। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और उस पर केस भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी पे केस करता है तो वो कंपनी पे केस कर रहा है, आप पर पर्सनली नहीं। और इस सेपरेट आइडेंटिटी से आपको मिलता है सबसे बड़ा प्राइज, लिमिटेड लायबिलिटी। अब आपकी बिजनेस की रिस्क्स और आपकी पर्सनल लाइफ के बीच एक शील्ड, एक दीवार खड़ी हो गई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतने पैसों तक है जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। दैट्स इट। आपके पर्सनल एसेट्स आखिरकार सेफ हैं। ओके, अब इस टेबल को देखो, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है, तो इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। वो सेफ्टी शील्ड पाने के लिए हमारे पास 2 मेन रास्ते हैं। एक है LLP और दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट रो देखो, लाइबिलिटी वाली। दोनों में क्या लिखा है? लिमिटेड। यही तो मेन पॉइंट है। बस फर्क इतना है कि LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थोड़ा फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप जैसा है, लेकिन कंपनी वाली सेफ्टी के साथ।
और प्राइवेट कंपनी वो थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होती है, उसके रूल्स भी ज़्यादा होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर। अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि प्राइवेट कंपनी सही रास्ता है, तो आप ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। आपको डिजिटल सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे, एक यूनिक नाम रिजर्व करना होगा और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फाइल करने होंगे। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, पर इसी से आपको वो मजबूत लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। जो लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, इस प्रोसेस को नोट कर लेना। चलो इमेजिन करते हैं कि आपकी प्राइवेट कंपनी एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गई है, एक हाउस होल्ड नेम। लेकिन आपके सपने और भी बड़े हैं। आप हर बड़े शहर में ऑफिस खोलना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं और ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, जितना आप और आपके पार्टनर्स नहीं दे सकते। सोल्यूशन, आप पब्लिक चाहते हैं। पब्लिक जाने का मतलब है कि कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, आम जनता को बेचती है, और ये होता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही अपने बड़े बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए रेज करती हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक में असल फर्क क्या है? सारी बात इस पर आती है कि कंपनी का हिस्सा कौन खरीद सकता है। जैसा स्लाइड दिखा रही है, एक प्राइवेट कंपनी एक्सक्लूसिव होती है, ओनरशिप सिर्फ 200 मेंबर्स तक ही लिमिटेड है, जबकि एक पब्लिक कंपनी सबके लिए ओपन है। कोई भी स्टॉक मार्केट पे जाकर एक शेयर खरीद सकता है और कंपनी का पार्ट ओनर बन सकता है। तो ये रही पूरी कहानी, एक अकेले इंसान के सपने से लेकर एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी तक का सफर। चलिए अब सब कुछ एक साथ एक फाइनल कंपैरिजन में देखते हैं, ताकि सारी चॉइसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये है अल्टीमेट समरी चार्ट। अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं, तो लायबिलिटी वाली रो देखिए। ये अनलिमिटेड से शुरू होती है, मतलब हाई पर्सनल रिस्क। फिर जैसे ही आप एलएलपी या कंपनी बनाते हैं, ये लिमिटेड हो जाती है, आपके पर्सनल एसेट सेफ हो जाते हैं। यही वो सबसे बड़ा फैसला है जो हर बिजनेस ओनर को लेना पड़ता है, आप कितना पर्सनल रिस्क लेने को तैयार हैं। तो अब जब आप सारे रास्ते जानते हैं, आपका ग्रेट आइडिया कौन सा रास्ता लेगा? ये सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सवाल है जो आपके कंट्रोल, आपके प्रॉफिट्स, आपके रिस्क और आपके फ्यूचर को इफेक्ट करता है। सही स्ट्रक्चर आपकी ग्रोथ की नींव बन सकता है और गलत स्ट्रक्चर एक जाल। चॉइस आपकी है, सोच समझ के चुनिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हम सब ने मूवीज में, न्यूज में क्राइम, कोर्ट, पनिशमेंट, इन सब के बारे में सुना है। लेकिन लॉ की नज़र में इनका असली मतलब क्या होता है? कोई भी सिंपल सा एक्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस कैसे बन जाता है? आज हम इंडिया के क्रिमिनल लॉज के बेसिक्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। रेडी हो? चलो लेट्स डाइव इनटू दिस। सोचो इसके बारे में। एक तरफ हीरो ने गलत तो किया और किसी की जान चली गई, बट क्या उसका इंटेंशन सच में विलन को मारने का था? क्या सिर्फ एक एक्ट करना ही क्राइम है, या उसके पीछे की सोच, जो इंटेंशन है, वो भी मैटर करती है? आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कोई एक्ट सच में क्राइम कब बनता है। ओके, सबसे पहले चलो लॉ की दो बड़ी ब्रांचेस को समझते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ज्यादातर झगड़े इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन ये आपस में बहुत बहुत अलग हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो, एक सिविल रॉन्ग एक प्राइवेट मामला होता है दो लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी से घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, यहां गोल विक्टिम को उसके फाइनेंशियल लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करना है। लेकिन एक क्रिमिनल ऑफेंस जैसे चोरी या मर्डर सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ एक गलत काम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी में डर पैदा करता है, शांति भंग करता है। इसलिए केस द स्टेट वर्सेस द अक्यूज्ड होता है और यहां गोल ऑफेंडर को सजा देना होता है। सिर्फ कॉम्पेंसेशन से काम नहीं चलता। सोचो, ओके, सो ये क्या होगा? बिल्कुल सही, ये एक सिविल रॉन्ग है। ये आपके और आपके पड़ोसी के बीच का एक प्राइवेट मामला है। आप कोर्ट से कॉम्पेंसेशन मांगोगे ताकि दीवार ठीक हो सके, ना कि आपके पड़ोसी को जेल हो जाए। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक प्राइवेट हार्म जनरली एक सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन एक ऐसा हार्म जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करे, वो क्राइम बन जाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हर क्राइम के दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो लीगली वो एक्ट क्राइम नहीं है। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और पानी दोनों जरूरी हैं, वैसे ही क्राइम के लिए ये दो चीजें एब्सोल्युटली जरूरी हैं। चलो देखते हैं ये क्या है। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मेंस रिया। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है गिल्टी माइंड, यानी गलत काम करने की नीयत, अ क्रिमिनल इंटेंशन। अगर कुछ गलती से या एक्सीडेंट से हो जाए तो वो क्राइम नहीं होता,
उस एक्शन के पीछे एक गलत क्रिमिनल सोच का होना जरूरी है। दूसरा इंग्रेडिएंट है एक्टस रेयर्स, जिसका मतलब है गिल्टी एक्ट। ये वो एक्चुअल फिजिकल काम है जिसे कानून ने मना किया है, जैसे चोरी करना, किसी को मारना या फ्रॉड करना। सिर्फ सोचना क्राइम नहीं है, उस सोच पर फिजिकली एक्ट करना भी जरूरी है। तो ये है क्राइम का फंडामेंटल फॉर्मूला, अ गिल्टी माइंड प्लस अ गिल्टी एक्ट। अगर इन दोनों में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो लॉ की नज़र में वो क्राइम नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फ डिफेंस। एक्टस रेयस यानी किसी को चोट पहुंचाने का एक्ट तो है, लेकिन मेंस रेया यानी गिल्टी माइंड मिसिंग है। आपका इंटेंशन क्राइम करना नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाना था। चलो अब थोड़ा और डीप जाते हैं। हमने मेंस रेया की बात की, जहां इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अक्सर इंटेंशन और मोटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों रिलेटेड हैं, पर लॉ की दुनिया में इनका मतलब बिल्कुल अलग है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसे ऐसे समझो, मोटिव एक्शन के पीछे का वाई है। मान लो एक आदमी को अपने बच्चे की लाइफ सेविंग सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है, ये उसका मोटिव है। अब इस मोटिव को पूरा करने के लिए वो एक बैंक लूटने का प्लान बनाता है। बैंक लूटने का जो एक्ट है वो उसका इंटेंशन है, द व्हाट। कोर्ट में इस क्रिमिनल इंटेंशन को प्रूव करना सबसे जरूरी है। एक अच्छा मोटिव एक क्रिमिनल एक्ट को अच्छा नहीं बना सकता। बच्चे को बचाना एक नेक मकसद है, लेकिन बैंक लूटने का इरादा इल्लीगल है और इसी वजह से ये एक क्राइम है। तो एक क्राइम आखिर होता कैसे है? ऐसा नहीं कि सोचा और हो गया। इसके 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि किस पॉइंट पर एक इंसान लीगली एक क्राइम के लिए जिम्मेदार बन जाता है। चलो इसको ध्यान से देखते हैं। पहला स्टेज है इंटेंशन, सिर्फ क्राइम करने के बारे में सोचना, इसकी कोई सज़ा नहीं है। दूसरा है प्रेपरेशन, जैसे घर में घुसने के लिए औजार खरीदना, जनरली इसकी भी सज़ा नहीं मिलती। क्रिमिनल लायबिलिटी शुरू होती है तीसरे स्टेज से, अटेम्प्ट। ये तब होता है जब आप ताला तोड़ने की कोशिश करते पकड़े जाते हो। भले ही चोरी पूरी नहीं हुई, आपने अटेम्प्टेड थेफ्ट कमिट कर दिया है। और चौथा स्टेज है कमीशन, जब क्राइम सक्सेसफुली हो जाता है। की पॉइंट जो याद रखना है, लीगल लायबिलिटी अटेम्प्ट स्टेज से शुरू होती है। ऑफ कोर्स हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। कुछ बहुत सीरियस ऑफेंसेस के लिए, जैसे डकॉइटी जो हथियारबंद लोगों का ग्रुप करता है, या देश के खिलाफ जंग छेड़ना, इनकी सिर्फ तैयारी करना भी अपने आप में एक क्राइम है। अगर कोई ग्रुप डकॉइटी प्लान करते हुए हथियार इकट्ठे करते पकड़ा गया तो उन्हें सिर्फ प्रिपरेशन के लिए भी सजा मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिफिक क्राइम्स सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। अब जब हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लिए हैं, चला देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में अलग अलग तरह के क्राइम्स कैसे होते हैं। सारे क्राइम्स एक जैसे नहीं होते। उनके तरीके, उनके टारगेट्स और सोसाइटी पर उनका असर सब बहुत अलग हो सकता है। ब्रॉडली हम क्राइम्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट द पर्सन होते हैं, जिसमें सीधा सीधा बॉडीली हार्म होता है। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे चोरी। और क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी, जो सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं। फिर 2 स्पेशल कैटेगरीज आती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, व्हाइट कॉलर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। एक तरफ है स्ट्रीट क्राइम्स, जैसे चोरी या मारपीट, जो अक्सर दिखते हैं और वायलेंट होते हैं। दूसरी तरफ है व्हाइट कॉलर क्राइम्स। ये हाई स्टेटस लोग करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो अपने ट्रस्ट की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोचो बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स या टैक्स चोरी के बारे में। भले ये नॉन वायलेंट हो, इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऑलराइट, क्लास खत्म होने से पहले चलो एक क्विक रिकैप करते हैं उन कोर कॉन्सेप्ट्स का जो हमने आज पढ़े हैं, ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। ये 4 की पॉइंट्स याद रखो। पहला, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस के बीच का फर्क, कॉम्पनसेशन वर्सेस पनिशमेंट। दूसरा, किसी भी क्राइम का फंडामेंटल फॉर्मूला, अ गिल्टी माइंड प्लस अ गिल्टी एक्ट। तीसरा, इंटेंशन और मोटिव का अंतर, जहां लॉ के लिए इंटेंशन जरूरी है। और चौथा, क्राइम के स्टेजेस, जिसमें लाइबिलिटी अटेम्प्ट स्टेज से शुरू होती है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स का कोर अच्छे से समझ लिया है। अब ये आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आप ऐसी सिचुएशन सोच सकते हो जहां नुकसान तो जरूर हुआ है, जहां एक्टस रियस है, लेकिन फिर भी वो क्राइम नहीं है? इसके बारे में सोचना, इससे आपको मेंस रिया का क्रूशियल कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग।